बिहार पे बात कर रहे हैं सर, ये नौकरियां दे देंगे, मतलब एक और नई उम्मीद जागी है जो कि जरूरत है। तो क्योंकि एज इकोनॉमिस्ट मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये 10 लाख नौकरियां, इतनी नौकरियों का जिक्र बार बार होता है, बिहार में कितनी नौकरियां मैक्सिमम सरकार दी जा सकती है? हर एक घर में सरकारी नौकरी क्या दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती, क्योंकि उतना बजट भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ चीजें की जा सकती हैं जो जरूरी हैं। जैसे कि शिक्षा का अभाव बहुत है, शिक्षा पे आप ज्यादा स्पेंड करिए। हेल्थ का बहुत अभाव है, हेल्थ पे ज्यादा खर्च करिए। तो जनता को चाहिए कि तुमने क्या नौकरी दोगे तो अब मेरे घर आके एक जने को नौकरी दो, ये नहीं संभव है। ये संभव ही नहीं है। देखिए ऐसा है, लेकिन वो 10 लाख नौकरी देंगे, एक को अगर आप 15,000 भी देंगे तो बजट बहुत ज्यादा करोड़ तो बिहार में है क्या? हाँ, इतना हर महीने आपको देने इसको ये देखना पड़ेगा। देखिए क्या वजह क्या है, बिहार की कमजोरी क्या है कि बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भारत के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से आधा है। यानी कि गरीब प्रांत होने की वजह से सेविंग्स कम है और उसकी आधी सेविंग बिहार से बाहर चली जाती है बैंकों के थ्रू, तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ पे जो नौकरी कहाँ आप दे सकते हैं, शिक्षा में जो होगा, स्वास्थ्य में होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में होगा, रूरल डेवलपमेंट में होगा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। अगर इनमें आप बढ़ाना चाहें तो इसमें कुछ नौकरियां बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन ये कहना कि हम सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं एक परिवार के एक व्यक्ति को, वो तो नहीं होगा। मैं इसके लिए जोड़ना चाहूंगा कि ये देखिए, तेजस्वी एंड विपक्ष ने 3 करोड़ नौकरी देने का वादा किया कागज मैनिफेस्टो में। पूर्ण तौर पर गलत है। 3 लाख लोग वहाँ रोजगार में बिहार में हैं सरकारी तौर पर। मुझे लगता है पूरे देश में नहीं, 1 करोड़ भी नहीं है। पूरे देश में 75 लाख लोग हैं। 1 करोड़ तो लगभग छू देगा, हो सकता है, पुलिस वगैरह जोड़ दें आप 1 करोड़। देखिए बिहार में अरुण कुमार जी ने सही कहा, एग्रीकल्चर बेस्ड जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं, लीची उद्योग है, सिल्क उद्योग है, ये सब बिहार में अभी बिल्कुल जमीन में है। टमाटर आलू बहुत पैदा होता है, केचप बनाइए, वो बनाइए, ये बनाइए। इसमें आप 10 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर से टाई अप करके रोजगार दे सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि बिहार का जो पर्यटन क्षेत्र है बिल्कुल अल्पविकसित है। जो पर्यटन मंत्री बनता है वो खून के आंसू रोता है कि हमें तो 1 रुपया नहीं मिलना है, चूंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। तो पर्यटन बिहार में बहुत ज्यादा है। देखिए बुद्धा का सारा कुछ बिहार में, हिंदू धर्म के, इस्लाम के सारे कुछ बिहार में, बहुत सारे कुछ हैं, उसको नए सिरे से सजाना संवारना है। बौद्ध धर्म का जो चीजें हैं वो डेवलप ठीक से नहीं हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट सर्किट है। तो उसको अगर हम करेंगे तो हम 30 से 40 लाख, अभी 20 लाख आते हैं पर्यटक बुद्धिस्ट कंट्री से, वो 1 करोड़ हो जाएंगे अगले 5 साल में। तो ये सब विजन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पक्ष और विपक्ष दोनों को बिहार में विजन नहीं है। देखिए मैं इन लोगों की बात से सहमत हूँ और ये कहा, प्रोफेसर साहब जानते होंगे कि ये कहावत है कि एक भूखे आदमी को मछली देने के बजाय मछली पकड़ने की ट्रिक बताई, वो हम नहीं बता पा रहे। उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अहम है। बिल्कुल, शिक्षा का स्तर वहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत कमज़ोर है। और प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। तो अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे अहम वो करें, और जैसे उन्होंने कहा कृषि, वो हम अगर ध्यान दें तो उससे काफी रोजगार खुद पैदा होने लगे। सर मैं एक लाइन में जोड़ दूं, शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरे भारत में जो है 5% के आसपास दोनों में अकेला होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कम है। मछली पर मजाक की बात है, लेकिन एक सीरियस बात मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार से गंगा लगभग 400 किलोमीटर गुजरती है, और जितनी नेपाल बाउंड नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, सरयू है, सब नदी आती हैं। बहुत मछलियां हैं बिहार में। मछली इंडस्ट्री में 15 से 20% लोगों को भोजन मिलता है। तो मछली को एक नए सिरे से अगर उद्योग के तौर पर देखा जाए, उसका मार्केटाइजेशन किया जाए, तो वो भी 20-25 लाख लोगों को विजन, एक उस तरह की विजन की जरूरत है जो शायद अभी चुनाव में निकल के नहीं आ रहा पॉलिटिकल। लेकिन आखिरी सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोते जागते उठते खाते पीते ट्रम्प साहब को भारत और नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं, और हर बात पे जैसे व्हाइट हाउस में दिया जलना जाहिर तौर पे भारत की ताकत को, उस रोशनी को दिखाता है। लेकिन आप रशिया से बात मत कीजिए, आप मेरे कहने पे चलिए, आप चाइना से सब छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के रिश्ते सिर्फ मेरे साथ हो, मतलब वो जैसे अगर लाइटर नोट पे कहें कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो आपसे आखिरी कमेंट लूंगी मैं कि क्या आखिरकार भारत, क्योंकि मेक इंडिया ग्रेट अगेन वो अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट और उसकी जनता जाने, मेरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा देश 140 करोड़ लोग कैसे ग्रेट बनेंगे, देश कैसे, उसके लिए ये ट्रंप के बीच बीच के बयानबाजी और ट्रंप का इतना पोजेसिव और डेस्परेट हो जाना भारत के लिए, ये कितना नुकसानदायक फायदा है, इस पे क्लोजिंग करेंगे सर तीनों को। देखिए ट्रंप की बयानबाजी जो है ये सब कि भारत इंडिया फोबिया है या भारत के लिए ऑब्सेस्ड है,
हाँ, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए ख़ास, क्योंकि अगर हम उसी में रहें, उसी को रिएक्ट करते रहेंगे तो उसी में फंस के रह जाएंगे। एक्सपीरियंस ये कहता है कि ट्रम्प धीरे धीरे नीचे आते हैं और देखते हैं ट्रम्प नोबेल प्राइज़ के लिए उतना कर रहे थे, अब नोबेल प्राइज़ चला गया तो अब तो खैर। तो ये हमें क्या करना चाहिए, ट्रम्प और नो ट्रम्प, हमें अमेरिका और रूस दोनों से रिश्ते अच्छे बनाए रखने चाहिए, जैसा कि अभी तक हम करते रहे हैं। और ट्रम्प में इतनी औकात नहीं है कि पिछले 20 साल से जो मेहनत की है अलग अलग भारतीय और अमेरिकन सरकारों ने ये रिश्ते बनाने में, कि उसको ओवरनाइट ट्रम्प बिगाड़ सके। इसमें मैं यही जोड़ूंगा, देखिए ट्रम्प साहब एक ऐसे नकचढ़े बालक हैं जिनके नखड़े बहुत हैं, लेकिन वो आराम से फिर लाइन पे आ जाएंगे। हमें पैसेंस रखना चाहिए, डिप्लोमेसी का यूज करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि ट्रम्प ये जानते हैं कि भारत की कमज़ोरी कहाँ पे है और उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारी कमज़ोरी है टेक्नोलॉजी, हमारे पास R&D बहुत कम है, टैलेंट के अलावा R&D बहुत कम है। 0.6% GDP का हम खर्च करते हैं, चीन 3% करता है और उसकी अर्थव्यवस्था 5 गुना हमसे बड़ी है, तो वो हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं, इसलिए वो अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। हम $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी ले रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी ले रहे हैं। पतंग का मांझा भी आ रहा है, गणेश की मूर्ति भी आ रही है, दिवाली की लाइट भी आ रही है, और फिर API और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो भी आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में जो हमारी कमजोरी है वही रूस से भी हम दब जाते हैं, अमेरिका से भी दब जाते हैं, चीन से भी दब जाते हैं। R&D को करने के लिए हमें एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, जो हम बहुत कम कर रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन बहुत ख़राब है। एसर की रिपोर्ट दिखाती है 50% बच्चे 5वीं जमात के दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, 40% बच्चे 14 से 18 साल की उम्र के वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, तो गरीबी बनी रहेगी। तो अगर हम शिक्षा पे ध्यान दें, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, तब R&D बेहतर होगा। जब R&D बेहतर होगा तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, हमें ना चीन पे निर्भर होना पड़ेगा ना अमेरिका पे। पर ये 10 साल की स्ट्रैटेजी है, वो आज शुरू करनी पड़ेगी, अगले 10 साल के लिए। इसके बीच में हम क्या करें, क्योंकि खासकर AI इतनी तेजी से आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा अगले सालों। तो AI की तरफ ध्यान आज से देना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया में AI की वजह से नौकरियां जा रही हैं। मेटा ने अभी कम किया है, हमारे TCS ने कम किया है जगह जगह, क्योंकि HR में कम हो रहा है, क्योंकि HR का सारा काम जो आज AI कर रहा है, टीचर का काम कर रहा है, डॉक्टर का काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो अभी तक तो जो लोअर स्किल वाले लोगों के नौकरी जाती थी, अब हायर स्किल वाले लोगों की नौकरी जा रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए R&D पे खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीन ने यही किया, R&D पर चुपचाप काम करता रहा पिछले 20 साल से। और आज मैं देख रहा था, कल सीनेट के एक क्वेश्चन आंसर हो रहा था किसी उससे, कि उसमें US के सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी ने कहा कि चीन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे 280 गुना ज़्यादा आगे है। तो ये बातें हुई, मैं उम्मीद करती हूँ कि चाय की चुस्की के साथ आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत समझ में आई। लेकिन बात क्योंकि भारत की है, और भारत में केवल सरकार के साथ साथ आप, हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। भारत अपने पेशेंस, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत के साथ और डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ज़रूरत है कि हम घर में हर एक बच्चे को अवेयर करें, प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से दें, और इसमें सरकार आपका सहयोग करे। और सहयोग नहीं करती तो आपको पता है कि आपके वोट की ताकत, वोट वाले दिन जितनी अंबानी की वोट की ताकत है उतनी ही आपके वोट की ताकत है। इसलिए उस वोट की ताकत को पहचानें, घर में सबको शिक्षित करें, और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, आने वाले दशकों में जितने भी ट्रंप और आएंगे उनसे भिड़ने के लिए हर एक हाउस होल्ड को उतना मजबूत होना होगा, तब जाके भारत एज अ होल हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ मजबूत होगा।